हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। यहीं से हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत होने वाली है। और आज तक आप लोगों ने 8th क्लास में केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथमेटिक्स को इतना ज़्यादा अलग अलग नहीं पढ़ा होगा। सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिक्स होता है तीनों के अंदर। लेकिन आज से यानी कि 9th क्लास से आप लोग अब केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में क्लियर डिस्टिंक्शन, एक डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे लिए। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे आगे चलकर, तो केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट है आपके लिए। इंजीनियरिंग एग्जाम हो या चाहे नीट का एग्जाम हो, जो कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, सब जगह आना ही आना है। और बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए कोशिश करिएगा, इसको अभी से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग तो ढंग से समझें इसको, सो दैट आगे चल के 11th-12th क्लास में आपको ज़्यादा दिक्कत ना लगे और आपको इस सब्जेक्ट से डर भी ना लगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ मैटर? मैटर इन आर सराउंडिंग। तो देखो, इस चैप्टर के नाम से ही आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, मैटर इन आर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास में जो भी कुछ है वो मैटर है। ठीक है, तो नाउ इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर हम लोग आए यहाँ पे, व्हाट इज़ मैटर, मैटर की डेफिनेशन क्या होगी? तो मैटर की डेफिनेशन होगी एनीथिंग दैट हैज़, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास ये दो चीज़ें हैं, मास एंड वॉल्यूम। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, मास होना चाहिए उसके पास और वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? उसको बोल सकते हैं मैटर। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ मास? मास क्या होता है? तो मास का मतलब होता है मेजर ऑफ सब्सटेंस, है ना, कि यार जो कोई चीज़ है आपके पास, उसको तौलना, किसके टर्म्स में तौलना? किसी और चीज़ के। यानी कि फॉर एग्जांपल होता क्या है ना, सपोज करो आगे चल के हम लोग 11th क्लास में ना कई सारी यूनिट्स भी पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए मान लेते हैं कि यूनिट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि यूनिट का मतलब क्या होता है। यूनिट का मतलब होता है रेफरेंस फॉर मेजरिंग समथिंग, मेजरिंग अ क्वांटिटी बोल दो। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी। कई लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी को क्वांटिटी समझ लेते हैं। कहने का मतलब मेरा क्या है यार, कि इस चीज़ की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है ना, दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, अरे ये तो दाल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इतना मैं खा नहीं पाऊंगा, है ना। तो वो लोग बोल देते हैं वहाँ पे क्वांटिटी। तो बेसिकली क्वांटिटी का मतलब जो मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आप किसी पर्टिकुलर थिंग को या किसी भी चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी जो स्पीड है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी वेलोसिटी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, आपका जो वजन है जिसको हम लोग मास बोलते हैं वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है यहाँ पे। तो व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज बेसिकली द रेफरेंस फॉर मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसे बोलते हैं यूनिट। ठीक है, और यूनिट जो है उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एसआई यूनिट बनाती है। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ठीक है, उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक यूनिट जो है वो मास की है, जो क्या है? किलोग्राम है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन वगैरह क्या होती है अभी हम लोग उस डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग बस यहाँ पे ये समझते हैं कि मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम नाम की यूनिट यूज़ होती है। 1 किलोग्राम एग्जैक्टली किसको कहते हैं? वैसे तो प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर था एक, उसको बोलते थे, लेकिन अब ये लास्ट ईयर 2019 में चेंज हो गई है ये वाली यूनिट। ठीक है, इसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो गूगल वगैरह पर सर्च करके देख सकते हैं, पर आई डोंट थिंक राइट नाउ अभी आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत है। धीरे धीरे करके मैं खुद आपको कवर करा दूंगा वो सारी बातें। ठीक है, तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स बताई मैंने आपको। उन 7 फंडामेंटल यूनिट में से एक यूनिट जो है वो मास है, और मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यानी कि किलोग्राम इज़ द यूनिट फॉर मास। ठीक है, तो मेजर ऑफ सब्सटेंस या मेजर ऑफ द मैटर को बोलते हैं हम लोग क्या? किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। और 1 किलोग्राम जो होता है वो 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। ग्राम्स भी एक यूनिट है। ठीक है, सीजीएस यूनिट बोलते हैं इसको, ग्राम को। एक ये वाली यूनिट है बहुत पॉपुलर, और एक ये वाली यूनिट है बहुत पॉपुलर है। 1 पाउंड जो है नियरली 454 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये दोनों की दोनों याद रखना। और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, लेकिन अभी के लिए इसको यहीं रहने देते हैं, नहीं तो हम यूनिट्स ही पढ़ते रह जाएंगे बैठ के। ठीक है, अगली चीज़ क्या बताया मैंने? वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज़ वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है मेजर ऑफ स्पेस। बेसिकली कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? वॉल्यूम। ठीक है, इसकी भी एक यूनिट है एसआई यूनिट, लेकिन ये फंडामेंटल यूनिट में नहीं आता। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या है जो जनरली यूज़ होती है? वो होती है लीटर। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? लीटर यूज़ होती है। और 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिट है, गैलन है। ठीक है, वो भी यूज़ होती है इसके अंदर।
बहुत सारी है, पिंट्स वगैरह भी हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोगों ने, अगेन मैंने बोला, यूनिट्स में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत हमको है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। मास का मतलब मेजर ऑफ सब्सटेंस, उसको मेजर करने के लिए जो दो हम लोगों ने यूनिट लिखी, किलोग्राम और पाउंड। वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लोगों ने कौन सा लिखा? मेजर ऑफ स्पेस। इसके लिए जो यूनिट है वो कौन सी वाली है? लीटर। मैंने आपको एक बात और बताई, व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट इज़ बेसिकली रेफरेंस फॉर मेजरिंग अ क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं, उन 7 फंडामेंटल यूनिट में से एक यूनिट जो है वो मास की है। वॉल्यूम जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं आता है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स में नहीं आता है। ऐसा क्यों नहीं आता? बिकॉज वॉल्यूम की जो यूनिट है वो किसी और से, वो लेंथ वाली यूनिट से डिराइव हो सकती है, और लेंथ जो है ना वो फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं मीटर। लेंथ की यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? मीटर बोलते हैं। तो वो हम लोग आगे चल के सब 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे 11th क्लास में, या फिर मे बी फिजिक्स के अंदर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा ही दूंगा इसको, ठीक है। तो मैटर के बारे में हम लोगों ने इतनी सी बात तो यहाँ पे देख डाली। एक क्वांटिटी और है जो मास पे और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। इट इज़ द राइट टाइम, यहीं बता देता हूँ मैं उसको भी। डेंसिटी। डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो ये होता है, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग रो, ऐसे रो, ठीक है। RHO लिखा हुआ है, रो। तो ये आप याद रखना। डेंसिटी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अमाउंट ऑफ मास केप्ट इन अ वॉल्यूम। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितना ज़्यादा मास रखा है उसको बोलते हैं बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास एक डब्बा रखा हुआ है, ये वाला, इस तरीके से कुछ डिब्बा है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, ये दो बार क्रॉस बन गया यहाँ पे, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गई वॉल्यूम। अब सपोज करो इसके अंदर आपने कुछ भर दिया, मे बी रुई भर दी, या कुछ लोहा भर दिया, कुछ भी भर दिया। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे कॉटन भरा हुआ है, रुई भरी हुई है, और उस रुई का जो वजन है, मास ऑफ कॉटन, मान लेते हैं वो यहाँ पे 350 ग्राम्स है, मान लेते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 350 ग्राम्स अपॉन सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी डेंसिटी कहलाएगी, ठीक है। वैसे इतना ज़्यादा आएगा नहीं इसके अंदर भर के, 350 ग्राम थोड़ा ना आ जाएगा, पर तब भी, ठीक है। तो डेंसिटी क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे आपको ये वाली बात भी मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। तो मैटर के बारे में देख लिया हम लोगों ने, डेंसिटी के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा मैटर को और ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ये तो हमें समझ में आ गया कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो फीलिंग्स को, इमोशंस को हम लोग मैटर नहीं बोलते हैं, किसी को गुस्सा आ रहा है उसको मैटर नहीं बोलते हैं, ठीक है। मैटर के अंदर हमेशा 2 फिजिकल चीज़ें जरूर होनी चाहिए। कौन कौन सी? मास और वॉल्यूम। अगर मास और वॉल्यूम उसके अंदर नहीं है तो वो मैटर नहीं कहलाएगा, ठीक है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है कि मैटर बना किससे होता है? तो मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ, एग्जैक्टली स्पीकिंग पार्टिकल्स बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, लेकिन अगर और डिटेल में जाए तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, जो हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। अब अगला सवाल आपके मन में आ जाएगा, एटम किससे बना हुआ है? तो आप बोलोगे फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किससे बने हुए हैं? तो अगेन इसके लिए फिर लार्ज हेड्रोन कोलाइडर वाले एक्सपेरिमेंट पे जाना पड़ेगा। तो अगेन मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ के अंदर आप अगर घुसना चाहो तो घुसते चले जा सकते हो। वी हैव टू समहाउ एक बाउंड्री पॉइंट सेट करना पड़ेगा, अपने आप को रोकना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग वहाँ तक पढ़ें और आगे चल के जाएँ। ऐसा नहीं कि मैं मना कर रहा हूँ कि मत पढ़ो वहाँ तक, आगे भी पढ़ो, लेकिन अपने आप को भी कंट्रोल करो थोड़ा सा, भावनाओं को रुक रुक के धीरे धीरे करके चलते चले जाओ। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। एटम्स क्या होता है आगे चल के पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर ही, 9th क्लास में, चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, उसमें। तो इसलिए अभी इसको होल्ड करते हैं। बस आपको ये बात समझानी थी, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, डेंसिटी पॉइंट नंबर 2 है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब एंशियंट फिलोसोफर्स, जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने भी मैटर के बारे में सोचा था, उनको भी दिख रहा था यार आस पड़ोस में। ये कॉमन सा क्वेश्चन है यार, आपके आसपास में इतनी सारी चीज़ें दिखाई देती है आपको, आपके सामने दीवार होगी, पेन होगा, कॉपी, किताबें, कुछ भी हो सकता है, टेबल, कंप्यूटर। आपके मन में हमेशा ये क्वेश्चन आएगा ना यार, ये किस चीज़ से बना हुआ है? अंदर ही अंदर किससे बना हुआ है? छोटे से छोटी चीज़ क्या बनी हुई है?
ये सब चीज़ें मैटर कहलाती हैं। और इन सभी मैटर के अंदर क्या है, एटम्स हैं सारे के सारे, और इस एटम्स ने ही इतना कुछ डिफ्रेंशिएट कर रखा है। इतनी सारी चीज़ें अलग अलग क्यों दिख रही है, एटम्स की वजह से ही दिख रही है, जो आगे चल के हम लोग देखने वाले हैं। तो इंडियन फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने भी मैटर को थोड़ा बहुत क्लासीफाई किया था। बेसिकली मैटर को उन्होंने बोला था कि मैटर जो है इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। उन्होंने ये बोला पंचतत्व, पंचतत्व नाम की थ्योरी दी उन्होंने बोला जो भी मैटर है इस दुनिया में वो कहाँ किससे बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है। किसने बोला, ये इंडियन फिलोसोफर्स ने बोला। यही सारी की सारी थ्योरीज जो है ना बाकी के कंट्रीज़ के, जो बाकी के नेशंस थे उस ज़माने में, ग्रीक वगैरह, उन्होंने भी यही सब थ्योरीज समहाउ सिमिलर थ्योरीज दी थी। तो वो पंच तत्व, 5 एलिमेंट क्या क्या है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ऐसे बोलते हैं। तो अर्थ, वाटर, फायर, अर्थ हो गया, वाटर हो गया, फायर हो गया, एयर हो गया, और लास्ट में स्काई हो गया। ठीक है, तो हमारे जो पुराने वेद पुराण है वो यही बोलते हैं कि हर एक चीज़ इस दुनिया में इनसे बनी है और आखिर में इन्हीं में मिल जाएगी, अर्थ में, वाटर में, फायर में, एयर में और स्काई में। ठीक है, ये हमारे इंडियन फिलोसोफर्स, एंशिएंट फिलोसोफर्स ने उन्होंने बताया था ये वाली बात। ठीक है, अर्थ वाटर, अर्थ माने पृथ्वी, वाटर जल हो गया, फायर अग्नि, एयर आपको पता चल गया वायु, और स्काई आकाश हो गया। ठीक है, ये आपको थ्योरी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग जो मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा उसके फिजिकल नेचर को स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, केमिकल नेचर को नहीं करने वाले हैं। केमिकल नेचर बाकी के जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हैं उनमें होगा। ठीक है, तो राइट नाउ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ये वाला पढ़ने वाले हैं केस। ठीक है, ये कहाँ पे होगा, इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। ठीक है, एक एक चीज़ मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे, इसलिए दिक्कत होगी नहीं आपको, आप बस समझते जाइए साथ में बैठ के मेरे। ठीक है, तो यहाँ तक हमको समझ में आ गया मैटर के बारे में। हम लोग जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फिजिकल स्टेट में, फिजिकल नेचर पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो चलो अब जल्दी जल्दी से फिजिकल नेचर पढ़ लेते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है या फिजिकल नेचर क्या है मैटर का वो देख लेते हैं एक करके। तो पहली बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो ये कि मैटर किससे बना होता है। तो मैंने आपको बताया था एटम से। हम लोग अभी के लिए बोलेंगे, जो टर्मिनोलॉजी हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो ये कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि पहले के ज़माने में एक डिबेट चलता था। डिबेट ये था, लोग ये कहते थे, डिबेट क्या था, लोग ये कहते थे कि मैटर जो है ना वो, कुछ लोग कहते थे कि पार्टिकल से बना है, कुछ लोग कहते थे नहीं भाई मैटर जो है कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस मतलब कि उसमें कोई पार्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूअसली फैली हुई है, बहुत बड़ी सी चीज़ है जिसकी वजह से मैटर बन रहा है। ऐसा कंटिन्यूअस वाली थ्योरी क्यों बोली उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी वुड ब्लॉक देखोगे, टेबल देखोगे आप अपने सामने, तो आपको लगेगा यार तो पूरा एक ही पीस में बना हुआ, ये थोड़ा ना हमने छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ जोड़ के वुड बनाया है, ऐसा नहीं कहोगे आप, है ना। दैट इज़ वाई कई लोगों के मन में ये एक थ्योरी बन गई कि यार जो मैटर है वो कंटिन्यूअस होता है, यानी कि वो छोटी छोटी चीज़ों से नहीं बना, एक पता नहीं कोई अजीब सी चीज़ है, बड़ी सी चीज़ है जिससे बनता है, उसी को हम लोग शेप वगैरह देते रहते हैं काट काट के। ठीक है, कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना, अगर आप इस वुड को भी छोटे हिस्सों में डिवाइड करोगे तो छोटे से छोटी चीज़ों में डिवाइड होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, एंड इवेंचुअली आपके पास एक बहुत ही छोटी चीज़ आ जाएगी जो एटम के चैप्टर को स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो आगे चल के जब एडवांसमेंट होती गई केमिस्ट्री के अंदर, काफ़ी सारी की सारी फिजिक्स के अंदर, तो ये पता चल गया कि भाई जो मैटर है वो पार्टिकल से बनता है और पार्टिकल्स को हम लोग एटम्स बोलने वाले हैं। ठीक है, तो राइट नाउ जो एक कन्फर्म्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो यही है कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना, और पार्टिकल्स क्या हैं, एटम्स की बात ही हो रही है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट यहाँ से तक। तो कंटिन्यूस वाली थ्योरी का तो कोई अब सेंस बनता नहीं है यहाँ पे। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया आपको, छोटी सी बात थी यहाँ पे। ओके, अब दूसरी बात जो यहाँ पे आप ध्यान से समझना है वो क्या समझना है आपको, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल समझ में आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनका साइज क्या है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये वेरी स्मॉल जो है ना एक काइंड ऑफ हम लोग
एक रिलेटिव टर्म है ये। हम लोग ऐसे क्या, वेरी स्मॉल का मतलब क्या, अगर हम लोग 10 मीटर के सामने 2 मीटर वाले को कवर करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हम बोलेंगे यार 2 मीटर वाला वेरी स्मॉल है। 2 मीटर वाले के सामने हम 1 सेंटीमीटर को कंपेयर करेंगे तो 1 सेंटीमीटर वेरी स्मॉल हो जाएगा। इसलिए एग्जैक्टली स्पीकिंग पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। ये लाइन यहाँ पे बोलनी सूटेबल तो नहीं है, लेकिन अभी के लिए आप इसी को ध्यान रखो। बेसिकली कहने का मतलब क्या है ना, कि आप अगर छोटे से छोटा भी इमेजिन करोगे ना, कुछ उससे भी छोटा है पार्टिकल, कहने का मतलब है। दैट इज़ यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने वेरी स्मॉल। आप जो सबसे छोटी चीज़ कोई भी इमेजिन कर सकते हो, उनके अंदर भी ये उनसे भी बहुत छोटा है, ये उनसे भी बहुत छोटा है। यानी कि अगर आप सपोज करो, आप एक चीनी का दाना इमेजिन कर लो, चीनी का जो ग्रेन होता है ना, या राइस ग्रेन, किसी को भी इमेजिन कर लो, उन सब का भी, अब मैं बोलूँगा उन सब का भी 1/1000th हिस्सा होगा ये। तो इतना छोटा होता है पार्टिकल का, यानी कि जो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं। बेसिकली एटम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, आप जो इमेजिनेशन में इमेजिन करोगे उससे भी छोटा होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आगे चल के इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे जब एटम्स पढ़ेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, इन दोनों बातों को जस्टिफाई करने के लिए, इन दोनों बातों को आप देखने के लिए एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक्टिविटीज़ क्या है मैं वो बता देता हूँ। एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी, पहली एक्टिविटी ये कर सकते हो आप कि सपोज़ करो आपने क्या किया, आपने एक छोटा सा काम किया। आपके पास मान लेते हैं बीकर है फुल ऑफ वाटर, आपने उसमें पानी भर रखा है। ठीक है, और आप उसके अंदर क्या कर दो, इंक डाल दो कोई सी भी, या फिर कोई कलर्ड सब्सटेंस डाल दो, कोई सा भी कलर्ड सब्सटेंस डाल दो, आप घोल दो उसके अंदर, रंग डाल दो, है ना, होली वाला, आपने ये डाल दिया। और उसके बाद आप क्या करो, टेक 5 ml ले लो उसको, है ना, ऑफ मिक्सचर एंड पुट इट इन फ्रेश वाटर। आप अलग से डाल दो। आपको क्या नोटिस होगा, आपको नोटिस होगा वो वाला पानी भी जो है ना क्या हो जाता है, वो वाला पानी भी कलरफुल हो जाता है कि नहीं हो जाता। अब अगेन इस वाले में से 5 ml आप और निकाल लो, है ना, इसमें से भी आपने 5 ml निकाल लिया, उसको भी आप अलग से फ्रेश वाटर में डाल दो जिसमें कोई कलर ना हो। अगेन आप देखना ये भी कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, इसमें से फिर से आप 5 ml निकाल लेना और इसको फिर से फ्रेश वाटर में मिला देना। ठीक है, अगेन आप नोटिस करोगे कि ये भी कलरफुल हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर ऐसे 6-7 बार भी कर लोगे तब भी वो पानी में जो है ना हल्का हल्का कलर तो रहने वाला ही है। तो आप इससे खुद समझ सकते हो कि पार्टिकल्स जो है ना मैटर के कितने ज़्यादा छोटे हैं कि इतना डाइल्यूट करने, इसको डाइल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि आप बार बार एक ही चीज़ को क्या कर रहे हो, यहाँ पे पानी मिला मिला के उसकी क्वांटिटी को कम करते चले जा रहे हो। ठीक है, लेकिन देन ऑल्सो वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली गायब हो गई है। आपको ये इतने सारे स्टेप्स करने पड़ जाएंगे तब जाके आप अननोटिसेबल वे में देख सकते हो। ठीक है, आप बोल दोगे यार अब मुझे दिख ही नहीं रहा है, क्लियर लिखने लग गया पानी अब यहाँ पे। ठीक है, अननोटिसेबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर है नहीं, उसके अंदर भी हैं, लेकिन अब इतने कम हो चुके होंगे वो अराउंड 40-50 स्टेप्स के बाद कि आप बोलोगे यार कि अब नेग्लिजिबल हो चुका है यहाँ पे। अदरवाइज अगर आप 5-6 स्टेप्स करोगे स्टार्टिंग के तो उसमें तो आपको नियरली कलरफुल वाटर या कुछ भी आप डाल सकते हो। कलरफुल वाटर बनाने के वजह आप डिटॉल भी डाल सकते हो, यहाँ पे आपको स्मेल आएगी उसके अंदर। आपका जो 5th वाला जो स्टेप होगा उसमें भी अगर आप पानी को मेजर करोगे, पानी के अंदर डालोगे, फ्रेश वाटर के अंदर डालोगे, तो उस फ्रेश वाटर में उस एक ढक्कन की वजह से फिर से क्या हो जाएगी, स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि पार्टिकल्स जो हैं वो मैटर के सच में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू आप देख सकते हो। ठीक, और ये एक्टिविटी अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बोल भी सकते हो कि ये इसका आउटकम है। दूसरी एक्टिविटी जो आप कर सकते हो वो ये वाली कर सकते हो कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, ये कैसे पता लगा सकते हैं। तो बहुत ईजी, आप एक काम करो ना, आप एक लिक्विड ले लो, पानी ले लो, है ना। एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2 ढंग से लिख देता हूँ, एक्टिविटी नंबर 2। अच्छा, इस एक्टिविटी में क्या करो आप एक काम कर दो, टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, एंड मिक्स इट थॉरली विद सॉल्ट, मिला दो चाहे तो उसमें टीस्पून ले लेना, है ना, टीस्पून या छोटा सा, ज़्यादा नहीं भरने की जरूरत है, 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ले लेना, चाहे तो वाटर ले लेना, वाटर कह रहा हूँ, सॉल्ट लोगे और क्या ले लोगे, वाटर थोड़ी ना, शुगर मिला देना, वाटर तो है ही बाय डिफ़ॉल्ट, लिख तो दिया है ना। तो बेसिकली सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन या शुगर वाटर सॉल्यूशन आप मिला देना। आप नोटिस करोगे क्या होगा, है ना, आफ्टर थॉरली मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग शुगर या फिर जो सॉल्ट है
वो क्या है, वो नॉट विजिबल, वो दिखेगा नहीं आपको। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि वाटर हैज़ पार्टिकल्स, है ना, जिसमें क्या था, विच हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनके बीच में क्या थे, स्पेसेस थे, दैट आर फिल्ड विद शुगर पार्टिकल्स या फिर सॉल्ट पार्टिकल्स। ठीक है कि नहीं यहाँ से तक बात, या तो शुगर पार्टिकल मिक्स हो गया होगा उसके अंदर, तो सॉल्ट पार्टिकल जो भी आपने मिलाया यहाँ पे। तो बेसिकली इससे ये प्रूव होता है कि पानी के अंदर भी पार्टिकल्स थे। ठीक है, हमको लगता है पानी कंटिन्यूस है एकदम, लेकिन पानी के अंदर भी क्या है, पार्टिकल्स थे। वैसे भी आप अपना हाथ डाल दो तब भी देखो ना पानी साइड में हो जाता है उस हिस्से का, तो इसका मतलब डेफिनेटली पानी के अंदर पार्टिकल्स हैं। जो हमें लग रहा है नेकेड आई से कि हमें लग रहा है कि उनके अंदर जो है कंटिन्यूटी मेंटेन हो रखी है इन रियलिटी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, करेक्ट यहाँ से तक तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर 2 से। थर्ड जो एक्टिविटी है उसको पढ़ने से पहले अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली यहाँ पे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। सेकंड प्रॉपर्टी हमने देख ली, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो कंटिन्यूसली मूव करने वाली जो एनर्जी होती है ना, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर इसी साल 9th क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ने वाले हो इस बार। काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी यूज़ होती है उसके मोशन की वजह से, उस एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग, उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर हमेशा क्या होती है, एक एनर्जी रहती है, और वो एनर्जी कौन सी वाली एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, दिस एनर्जी गोज अप, यानी कि कैन बी इंक्रीज्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तापमान को बढ़ा दिया, तो ये एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हाई हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपको बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप इसके लिए भी एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपको पता चल जाए कि सच में पार्टिकल्स जो मैटर के हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। आप पहला काम ये कर सकते हो कि अगरबत्ती या कोई भी जो आजकल आती है ना थोड़ी सी सेंटेड कैंडल्स होती हैं, उनको आप जलाने के बाद क्या होगा, उसकी जो फ्रेगरेंस होगी वो पूरे के पूरे रूम में फैल जाती है। ठीक है, तो इससे क्या शो होता है, इससे ये शो होता है कि जो पार्टिकल्स थे वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं रूम के अंदर, और अंदर वाले रूम में भी जैसे खाना वगैरह पक रहा हो किचन में, तो उसकी भी आपको क्या हो जाती है, फ्रेगरेंस स्मेल वगैरह जो है ना आपको पता चल जाता है। आपके रूम तक जहाँ पे भी आप बैठे हो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि चलो मम्मी जो है ये खाना बना रही है, ये चीज़ बन रही है घर के अंदर, है ना। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और मूव करते करते वो आपके सेंसेस तक पहुँच गए और आपको पता चल गया ओके कि ये डिश पर्टिकुलर चीज़ बन रही है या फिर ऐसा कुछ जल रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, दिस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्फाइनेटली काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते चले जाओगे, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ तो एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगेन ये भी आगे चल के देखेंगे हम लोग बातें। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी। ठीक है, इस पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर जो ये मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट से एक एडवांटेज और मिलता है, और वो ये मिलता है कि दिस मूवमेंट एनर्जी या दिस काइनेटिक एनर्जी हेल्प्स इन इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स, है ना। तो एक बात और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्या करती है, हेल्प करती है किसमें, इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। मगर ये ना होती तो इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपकी साइकिल है, साइकिल में टायर है, टायर के अंदर हवा भरी हुई है, जैसे ही कोई उसमें कील वगैरह कुछ घुसेड़ के छेद कर देगा उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसमें से क्या होगा, हवा निकल के बाहर आना स्टार्ट हो जाती है ना। तो वो वाली हवा, उसके अंदर एनर्जी थी हवा के पार्टिकल्स में एनर्जी थी, उनको जगह मिल गई, छेद मिल गया, उस छेद से वो निकल के क्या कर गए, बाहर वाली हवा में मिक्स हो गए आके वहाँ पे। ठीक है, बाहर वाली हवा में आके क्या कर गए, वो मिक्स कर गए। तो बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो हेल्प्स इन द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, और इसी को हम लोग जो है ना एक और टर्म से भी जानते हैं, और वो होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन क्या होता है वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन, डबल एस नहीं सिंगल एस आता है इसमें, डिफ्यूजन।
तो क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का बेसिकली एक ही चीज़ है यहाँ पे, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, याद रखना, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब यही होगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। पानी के अंदर आपने चीनी जो घोला था वो भी डिफ्यूजन था, ठीक है, डिफ्यूज कर गया वहाँ पे। डिफ्यूजन का मतलब हो गया इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमने देख ली, अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज़ वाई दे फॉर्म अ मैटर। अगर वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे ना, दे विल नेवर फॉर्म अ मैटर। सही बात है। दिस इज द रीजन दे फॉर्म अ मैटर। दिस इज द रीजन दे फॉर्म अ मैटर। इसी वजह से तो मैटर बनता है, ठीक है। सारा का सारा बात ही यही है, कहानी यहीं पे नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस इज द रीजन दैट दे फॉर्म अ मैटर। अब इस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है, ठीक है। यहाँ पर भी 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं नेचर में, 4 फंडामेंटल फोर्सेज। इनके बारे में भी बेसिक्स आइडिया दे देता हूँ मैं। जो भी कुछ मैं बातें बता रहा हूँ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे करके मैं हर एक चीज़ को डिटेल में लेके जाऊँगा। हमारा जो मेन कंसर्न है, जो मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊँगा, ये सारी की सारी वीडियोस आपके जेई मेंस और एडवांस के लिए, या फिर और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने वाले हो, ओलंपियाड देने वाले हो, या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स देने वाले हो, उन सब के फाउंडेशन के लिए मैं बना रहा हूँ। तो इसलिए कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो मैं छोड़ूंगा। या फिर अगर आप आगे चल के रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, साइंस में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, तो भी आपको सारी की सारी बातें यहाँ पे यूज़फुल लगेगी। इसलिए मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, मैं लिंक हर एक चीज़ का डेवलप करूँगा, बट एक राइट टाइम आने पर, ठीक है। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में भी बता देता हूँ यहाँ पे। 4 फंडामेंटल फोर्सेज है नेचर के अंदर। कौन कौन सी हैं? एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दूसरी है वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर का मतलब क्या है? न्यूक्लियस। एटम के अंदर ना एक चीज़ होती है, एक एटम के अंदर एक पर्टिकुलर रीजन होता है, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियस। उस रीजन के अंदर ना 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम के अंदर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, आपस में एकदम चिपक के अच्छे से एक तरीके से क्लब्ड होकर बैठे हुए रहते हैं, और उसके आसपास का जो बाउंड्री वाला जो रीजन होता है, ये कोई वेल डिफाइंड रीजन नहीं है, बस एक पर्टिकुलर सा रीजन जो होता है, उसके आसपास की बाउंड्री वाला रीजन, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर कौन है? न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो पार्टिकल्स आपस में होल्ड करके क्यों बैठे हुए हैं, उनके बीच में एक फोर्स लग रही है, उस फोर्स का नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसी के अलावा एक और फोर्स है, कौन सी वाली है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वैंडर वॉल फोर्सेज वगैरह इसी के अंदर आएंगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी इसी साल पढ़ेंगे हम लोग, आपके एनसीईआरटी में चैप्टर है, आप देख सकते हो अपने इंडेक्स में, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड फोर्थ कौन सा वाला है? स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, और अगली जो फोर्स है आप 10th क्लास में पढ़ोगे। 10th क्लास में क्या, वैसे तो 11th 12th क्लास में पढ़ोगे इसके बारे में, 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसको, पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ोगे। आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा पहले भी, है ना। तो ये 4 फोर्सेज हैं, कौन कौन सी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। तो पार्टिकल्स जो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो क्या है? उसके अंदर 2 तरह की फोर्सेज हैं जो रोल प्ले करती है। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रोल प्ले करती है, दूसरी वीक न्यूक्लियर फोर्स रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज़ देख ली मैटर की, ठीक है। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए यहाँ से तक। और यही 4 की 4 जो है ना, बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। करेक्ट। अब आगे चलते हैं, जरा थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के, और उसके बाद फिर हम लोग आगे के और कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। मैंने आपको बताया मैटर को टेस्ट करने की सबसे सिंपल सी कंडीशन है कि मास और वॉल्यूम होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो अगर मास और वॉल्यूम नहीं है तो आप बोल दोगे भाई ये चीज़ मैटर नहीं है। जैसे इन्होंने पहला लिखा हुआ है चॉक, दूसरा लिख दिया एयर, तीसरा लिख दिया लव, फोर्थ लिख दिया स्मेल, फिफ्थ बना दिया हेट। देख लेना एक बार अपनी एनसीईआरटी, मुझे ढंग से याद नहीं है पर शायद यही सब है। थॉट, कोल्ड, लेमन,
और क्या था, लेमन के बाद स्मेल ऑफ परफ्यूम था शायद, परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम, और आलमंड्स था शायद। ठीक है, आप चेक कर लेना, अगर कोई मिस हो गया होगा तो आप समझ जाओगे, लॉजिक तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको बस एक सिंपल सा सवाल पूछना है अपने आप से कि क्या इसका मास होता है, क्या इसकी कोई वॉल्यूम होती है। अगर दोनों का आंसर येस आ जाए तो आप बोल दोगे वो मैटर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो चौक का मास होता है, हाँ कुछ ग्राम तो होता ही है, 10-20 ग्राम। ठीक है, वॉल्यूम होती है, बिल्कुल होती है। वॉल्यूम टेस्ट करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, उस चीज़ को ना आप किसी लिक्विड के अंदर डाल दो, पानी के अंदर डाल दो, और पानी अगर बाहर गिर जाए, यानी कि पानी का हाइट बढ़ जाए या फिर पानी बाहर गिर जाए उस ग्लास से, ग्लास को भर दो फुल, उसके अंदर इस सामान को या इस चीज़ को डाल दो, अगर वो पानी को बाहर गिरा सकती हो तो आप बोल दोगे क्या, आप बोल दोगे यार सिंपल सी बात है, उसके अंदर वॉल्यूम है। ठीक है, तो चौक क्या है, वो मैटर है। एयर, एयर को आप पानी वाले टेस्ट से तो कर नहीं पाओगे, लेकिन एयर क्या है, एयर भी एक तरह से मैटर है। एयर का भी अपना खुद का वजन है। एयर के अंदर क्या हो रहा है, हवा में बहुत सारे पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, उन सभी का खुद का कुछ वजन होगा जरूर, बहुत हल्का है लेकिन है तो सही। ठीक है, दूसरी चीज़ इनकी एक वॉल्यूम भी होती है। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग जब गैसेस पढ़ेंगे ना थोड़ा और डिटेल में समझ में आ जाएगी आपको बात। तो ये भी है। लव बिल्कुल नहीं है, ना मास होता ना वॉल्यूम होती है इसमें। स्मेल बिल्कुल नहीं है। हेट बिल्कुल नहीं है। थॉट ये भी नहीं हो सकता। कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कोल्ड का मतलब कुछ नहीं बनता सेंस। लेमन हाँ बिल्कुल है। स्मेल ऑफ अ परफ्यूम, स्मेल ऑफ अ परफ्यूम बोल दिया इसने यहाँ पे। अब आप सोचो जरा, स्मेल ऑफ अ परफ्यूम हो सकता है, स्मेल ऑफ अ परफ्यूम। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो फोर्थ में लिखा हुआ है स्मेल, ठीक है, और एक जगह लिखा हुआ है नाइन्थ में स्मेल ऑफ अ परफ्यूम। यहाँ पे सारा का सारा कंसर्न हमारा ये है कि स्मेल का मतलब क्या होता है। आप अभी ये काम कर सकते हो अपनी नोटबुक के अंदर, बुक के अंदर, या फिर डिक्शनरी वगैरह फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर में आप ये सर्च करो कि स्मेल का रियल मीनिंग होता क्या है, स्मेल का मतलब क्या होता है ना। स्मेल का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फ्रेग्रेंस या कुछ भी जिससे आपको वो चीज़ डिस्टिंग्विश कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम और स्मेल में क्या डिफरेंस है। अब अगर आपका आंसर यहाँ पे फोर्थ वाले में क्रॉस लग गया है स्मेल के ऊपर, है ना, हमने ये बताया कौन सी वाली स्मेल है, हमने तो नहीं बोला, हमने इसमें क्रॉस लगा दिया। अगर यहाँ क्रॉस लग गया तो नाइन्थ वाले में टिक कैसे लग सकता है ना। क्या स्मेल ऑफ परफ्यूम जो होती है वो क्या सच में ऐसा होता है कि वो मैटर हो सकता है, तो आंसर इज़ नो, नहीं हो सकता बिल्कुल भी। तो ये भी क्रॉस हो गया। और आलमंड्स क्या है, यस। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया कौन सी चीज़ मैटर और कौन सी चीज़ मैटर नहीं है। ठीक है, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। बस एक ना डिबेटेबल बात ये होती है, कई लोग ये सोचते हैं कि यार स्मेल ऑफ परफ्यूम बोल रहा है तो यानी कि सर उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर वो जो चीज़ परफ्यूम के अंदर जो पार्टिकल्स थे वो उड़ते हुए तो आए हैं ना आपके पास, ठीक है, और उन पार्टिकल्स में ही तो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल थी। देखो अब सिंपल सी चीज़ है, स्मेल खुद में कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, स्मेल खुद में कोई मैटर नहीं है। स्मेल, अगर हम लोग स्मेल ऑफ परफ्यूम बोल रहे हैं और इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल्स की बात कर रहा है परफ्यूम के, तो डेफिनेटली मैटर है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको स्मेल को इस तरह से ले रहे हो कि यार वो अच्छी स्मेल है, गंदी स्मेल है, ठीक है, तो उस केस में, बिकॉज आप उस केस में जो है ना फिलोसफिकल वे में चले गए, तो उस केस में आप क्या बोल दोगे, उस केस में ये बोल दोगे कि नहीं भाई ये मैटर नहीं है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, इफ द स्मेल ऑफ परफ्यूम इज टॉकिंग अबाउट, अगर इफ टॉकिंग अबाउट पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम, ठीक है, तो यस ये तो मैटर है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वालिटी ऑफ स्मेल की बात कर रहा है कि वो कैसी है, अच्छी स्मेल है, गंदी स्मेल है, किस तरह की स्मेल है वो, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, स्मेल का मतलब बस आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे कि वो स्मेल का सेंस या लिटरल मीनिंग क्या है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट यहाँ पे। अब अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में है द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, स्मेल ऑफ हॉट sizzling food, the smell of hot sizzling food reaches you several meter away, reaches you several meters away। सही बात है यहाँ से तक, ठीक है। but to get the smell from the cold food, but to get the smell from cold food we need to go near the food, go near the food। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन है वाई, तो आंसर क्या है, सिंपल सी बात है, कोल्ड के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मैंने बताया ना टेम्परेचर के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। दिस इज ड्यू टू
हायर काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय हॉट फूड्स पार्टिकल्स। ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ करा है हॉट फूड के पार्टिकल, इन्होंने यूज़ करा है स्मेल, तो यानी कि ये स्मेल में पार्टिकल्स को फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ उनकी स्मेल ही हो रही है ना। पार्टिकल्स का ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, एक अलग तरह की स्मेल है, जिससे आपको समझ में आ रहा है कि यार ये चीज़ पक रही है वहाँ पे। तो अगर ये पार्टिकल के सेंस में बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ये भी क्या हो गया, मैटर होगा। सेम चीज़ स्मेल ऑफ परफ्यूम के अंदर भी आप फिर ये स्टिक लगा देना इफ इट इज टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम। ठीक है, करेक्ट। तो दिस इज ड्यू टू द हायर काइनेटिक एनर्जी possessed by the hot foods particle, and that is why they can be felt far away from the food, but for the cold food the energy, the kinetic energy of the particles are not very strong and they are not able to reach up to the observer, जो दूसरी जगह पे बैठा, कहीं दूर बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर, है ना। पानी से जो है ना, स्विमिंग पूल के अंदर जो डाइवर होता है वो कट थ्रू कर सकता है, लेकिन वो वुड वगैरह से नहीं कर पाता, है ना। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर बट नॉट फ्रॉम वुड। ठीक है, मुझे ढंग से क्वेश्चन से याद नहीं है, तो एक बार आप देख सकते हैं इनको बैठ के, पर नियरली मुझे लगता है मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन सही ही लिखे होंगे। अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर बट नॉट फ्रॉम द वुड। अब इसका आंसर क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो इससे क्या शो होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर, तो इट मीन्स, देखो अगर इतनी सी बात पे फोकस करें हम लोग, कट थ्रू द वाटर पे, तो इट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स मत लिखो वर्ड, आप अभी आपने पढ़ा नहीं है इसके बारे में। वाटर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, और आप ये भी बोल सकते हो कि इनके बीच में वीक फोर्स है, वीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बट वुड में क्या होता है, वुड के जो पार्टिकल्स हैं हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से क्या होता है, उस स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से क्या होता है, नॉट ईजी टू कट थ्रू। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दोनों बातें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर वुड वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ है तो उसमें से कैसे कट थ्रू कर देगा, क्योंकि पार्टिकल्स वहाँ पे क्या स्ट्रांगली एक दूसरे को फोर्स लगा के खींच रहे हैं। और वाटर के केस में क्या होता है, जो फोर्सेज हैं पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होती हैं, थोड़ी सी कम होती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 इसके बाद था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और वो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो आपको पता चल गया है यहाँ पे ऑलरेडी कि क्या क्या फीचर्स हैं इनके। ये भाई इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तीसरी प्रॉपर्टी, दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो चारों की चारों प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी अच्छे से, कोई दिक्कत रही नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हमारा एक पार्ट तो ख़त्म हो गया, बेसिक सा जो भी था। अब हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो देखते हैं कितने तरह की होती हैं और उनके बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, 5 स्टेट्स होती हैं, 5 स्टेट्स होती हैं, जिनमें से 4 स्टेट्स को फंडामेंटल स्टेट्स बोलते हैं। 4 स्टेट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, फंडामेंटल होती हैं। जो 5th वाली है वो फंडामेंटल नहीं है, और 5th वाली है क्या, वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन, बोस ने, सत्येंद्र नाथ बोस साइंटिस्ट थे काफ़ी मशहूर, नोबेल प्राइज़ भी मिला है, और आइंस्टीन, इन दोनों ने मिल के कुछ एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी। एक मैटर को पहले ही हाइपोथेटिकली थ्योरेटिकली इन लोगों ने बताया था एग्जिस्टेंस को, और आगे चल के 2011 में आई थिंक वो
साइंटिस्ट लोगों ने उसको बना के देख लिया था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में भी आएंगे, पहले इन 4 पे देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। तो 4 जो फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो कौन कौन सी हैं, उनमें से आप 3 से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 4th वाली है प्लाज्मा। कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये बोलेंगे कि सर हमने तो प्लाज्मा कभी देखा ही नहीं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे प्लाज्मा के बारे में, कि प्लाज्मा जो है ना वो इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लाज्मा जो है ना उससे सन बना है, और देख लो सन कितना बड़ा साइज़ है ना। तो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के अंदर डेफिनेटली सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अबेंडेंट है तो सन ही होगा ना, और सन के अंदर इतना सारा क्या भरा हुआ है, प्लाज्मा। तो मोस्ट अबेंडेंट थिंग जो अगर हम लोग बोलें इस यूनिवर्स के अंदर है तो वो क्या है, वो प्लाज्मा है, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, और 4th स्टेट कौन सी वाली है, प्लाज्मा है, और 5th स्टेट कौन सी वाली है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो पहले एक काम करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पहला है सॉलिड, A, B, C, D एंड दिस वन इज E, ठीक है। इनके बारे में क्या करके देख लेते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के लिए मैं काम करता हूँ, टेबल बना देता हूँ, और उसी टेबल में मैं पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन एक साथ ही लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सॉलिड, ये रहा सॉलिड, इधर लिख दिया लिक्विड, और यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने गैस, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में देखते हैं जल्दी जल्दी से। तो पहला सॉलिड के साथ क्या है, सॉलिड को क्या, अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें इन तीनों को तो कैसे कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर हम लोग पैकिंग की बात करें, पैकिंग का मतलब है क्लोजनेस की, अगर हम लोग बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा टाइटली पैक्ड, ठीक है। इसको आप बोल दोगे भाई कि ये लूजली पैक्ड है, यानी कि इतना ज़्यादा खास नहीं है पास में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पास में नहीं। और गैस का मतलब क्या है, वेरी लूजली पैक्ड, या फिर आप बोल सकते हो नो पैकिंग एट ऑल, ठीक है, नो पैकिंग। और आप बोल सकते हो वेरी लूजली पैक्ड। वेरी लूजली पैक्ड का मतलब क्या होता है कि ये बिल्कुल ही दूर दूर हैं एक दूसरे से जो पार्टिकल्स हैं इसके, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है इनकी, अगर हम लोग बात करें किसकी, वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की क्या प्रॉपर्टी है, तो वॉल्यूम जो होती है सॉलिड की वो फिक्स्ड होती है। टेम्परेचर की बात करो, टेम्परेचर फिक्स्ड है तो वॉल्यूम तो फिक्स्ड रहेगी सॉलिड की। लिक्विड की क्या होती है, लिक्विड की वॉल्यूम क्या होगी, और गैस की वॉल्यूम क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पे। सॉलिड की वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स्ड होती है। लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है, शेप ऑफ द कंटेनर, डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ कंटेनर। और गैस की भी क्या होती है, गैस की वॉल्यूम कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती ही नहीं है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, बिकॉज वो जिस मर्जी कंटेनर में डाल दो उसमें पार्टिकल्स हमेशा इनके उड़ते ही रहेंगे, तो इसलिए कोई फिक्स्ड शेप तो आने वाली है ही नहीं किसी भी तरीके से। लेकिन पानी के साथ क्या, आप इसको ग्लास में डाल दो, तो आपने ग्लास में डाला तो ग्लास की शेप ले लेगा, ठीक है। और उसके अलावा सॉलिड के केस में क्या होगा, उसकी वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड रहेगी। क्यों, जैसे आपने पानी को जमा के बर्फ़ का क्यूब बना दिया, आइस क्यूब बना दिया, तो आइस क्यूब का चाहे आप टेबल पे रखो, चाहे ग्लास में रखो, चाहे कहीं पे भी रखो, उसकी शेप तो नियरली फिक्स्ड रहेगी ना। मैं बता रहा हूँ टेम्परेचर को हम लोगों ने कांस्टेंट रखा है यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट। लिक्विड के केस में क्या होगा, अगर आप पानी को स्टील के ग्लास में डालोगे जो गोल शेप का है तो गोल हो जाएगा, ठीक है। अगर रेक्टेंगुलर ग्लास है तो रेक्टेंगुलर हो जाएगा। गैस के केस में कभी भी कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। तीसरा है एनर्जी की बात करें, अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करें, एनर्जी, तो आप बोल दोगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसमें लो होती है, इसमें मोर देन सॉलिड्स, यानी कि सॉलिड से ज़्यादा होती है। इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपका जवाब हो जाएगा वेरी हाई, सबसे ज़्यादा हाई होती है, बहुत दूर दूर भागते रहते हैं एक दूसरे से, तो काफ़ी ज़्यादा हाई इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है, करेक्ट। और पैकिंग से ही आप एक बात और बोल सकते हो, मुझे आप यहाँ याद लिख देना चाहिए था साथ में, पैकिंग से आप ये भी बोल सकते हो फिक्स्ड शेप है इसकी, क्योंकि देखो टाइटली पैक्ड है ना, तो शेप भी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है। इसकी क्या होती है, नो फिक्स्ड शेप, और सारा का सारा शेप किस पे डिपेंड करता है, ऑन द शेप ऑफ कंटेनर। और इसका भी क्या होगा कि नो फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप, आप ये बात यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, ठीक है, कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए इसके अंदर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और भी प्रॉपर्टीज़ इनके बेसिस पर, वो सारी की सारी भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेस्ड ऑन फोर्स,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के बीच में बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, तो आप बोल दोगे यहाँ पे वेरी हाई, इनक्रेडिबली हाई होती है, बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लोअर देन सॉलिड, सॉलिड से कम होती है फोर्स, लेकिन सॉलिड से कम होती है। और इस वाले केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या होती है, लीस्ट होती है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इसके बाद हम लोगों ने अभी तक पैकिंग, वॉल्यूम, एनर्जी के बेसिस पर, फोर्स के बेसिस पर देख लिया। अब एक है कंप्रेसिबिलिटी। ये सारी की सारी ना एक दूसरे से डिपेंडेंट ही हैं, तो ये ऐसा नहीं बोल सकते कि पांचों की पांचों प्रॉपर्टीज आइसोलेशन में इंडिपेंडेंट, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे को यही जो है लीड कर रही हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितना हम लोग इनको और छोटा या और दबा सकते हैं। तो सॉलिड के केस में क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल, यानी कि इनको आप दबा ही नहीं सकते, या फिर आप बोल सकते हो लीस्ट, ठीक है। इसमें क्या बोल सकते हो आप, यहाँ पे गैस के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, हाईएस्ट। तो आप क्या बोल दोगे, लिक्विड के अंदर कैसे हो जाएगी, लिक्विड के अंदर सॉलिड से तो बेटर कंप्रेसिबिलिटी होगी, लेकिन गैस के जितनी नहीं होगी। तो आप क्या बोल सकते हो, कंप्रेसिबल देन, यानी कि कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड के ज़्यादा कंप्रेसिबल हैं ये, लेकिन गैस के मुकाबले जितना गैस कंप्रेसिबल उतना कंप्रेसिबल है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं एक बार। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, गैस की थ्योरी को लेके चलता हूँ यहाँ पे। देखो, अगर हम लोग गैस के पार्टिकल्स को, गैस को अगर हम लोग कंटेनर में रखते हैं, मान लेते हैं हम लोगों ने एक कंटेनर बना दिया ये वाला, इस तरीके से ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर ना गैस है ये सारी की सारी। तो रैंडमली इसके पार्टिकल क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ रैंडम, ये सारे के सारे क्या हैं, गैस पार्टिकल्स हैं, और ये रैंडमली उड़ते रहेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एक रैंडम वेलोसिटी होती है इनकी, आगे चल के हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से मैंने इसको ढक्कन लगा के, यानी कि कंटेनर या पिस्टन, इसको पिस्टन बोलते हैं, जिसको आप मूव कर सकते हो। ये चीज़ क्या है, मूवेबल पिस्टन हो गया हमारे पास, ठीक है। तो गैस सिलेंडर है, एक गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, और वो गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी वेलोसिटी जो निकालेंगे हम लोग आगे चल के ना, एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में फिजिक्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के अंदर हम लोग इनको मॉलिक्यूलर लेवल पे ये स्टडी करेंगे, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी की सारी बातें। तो वहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज़ करने वाले इनकी वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए, वो होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो इनकी जो स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं बेसिकली, जो पार्टिकल्स की जो वेलो, बिकॉज देखो हर पार्टिकल की एक रैंडम वेलोसिटी है, तो अगर हमको ओवरऑल एक एवरेज काइंड ऑफ वेलोसिटी निकालनी होगी, तो वो वेलोसिटी कौन सी वाली कहलाती है, उसको बोलते हैं आरएमएस स्पीड, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस, ठीक है। और ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस होती है, ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मोर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इम्प्लाइज मोर स्पीड। अगर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो इम्प्लाइज मोर कोलिजन, ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टकराने लग जाएंगे। मोर कोलिजन बिटवीन, या फिर हम बोल सकते हैं मोर कोलिजन अमंग ईच अदर, है ना, मोर कोलिजन अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी कि कंटेनर की वॉल के साथ भी ये टक्कर मारते हैं। और जो कंटेनर की जो वॉल है, यानी कि ये जो कंटेनर बना हुआ है, इसकी वॉल पे जो ये टक्कर मारते हैं, तो उससे क्या निकलती है, फोर्स लग रही है ना बेसिकली। तो प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन दी walls of container, on the walls of container per unit area, ठीक है। यानी कि अगर आप एक यूनिट एरिया ले लो, यूनिट एरिया का मतलब है एक यूनिट का, यानी कि उसकी यूनिट क्या हो सकती है, मीटर स्क्वायर हो सकती है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो एक यूनिट एरिया ले लो, उसके ऊपर जो भी फोर्स लग रही है, उस फोर्स को और एरिया को अगर डिवाइड कर दोगे तो जो क्वांटिटी आती है, फिजिकल क्वांटिटी, उसको बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में भी 9th क्लास में फिजिक्स में। तो प्रेशर की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट जो होती है प्रेशर की, वो होती है पास्कल, जो होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर। इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि प्रेशर किसकी वजह से होता है, पार्टिकल्स के रैंडम मोशन के और कोलिजन की वजह से होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो प्रेशर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम लोग ये लाइन अगर यहाँ पे लिख दें कि भाई प्रेशर जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो प्रेशर भी घट जाएगा। यहाँ से तक कितनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे ध्यान से समझ सकते हो, ये पॉइंट नंबर ए है। पॉइंट नंबर बी, अगर हम लोग गैस के पिस्टन को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, अगर मैं ये वाला जो पिस्टन है, ये पिस्टन जो है, अगर मैं इस पिस्टन को नीचे लेकर आऊँगा तो गैस क्या करेगी, है ना? व्हेन पिस्टन इज मूव्ड डाउन, व्हेन पिस्टन इज मूव्ड डाउन तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगी, वॉल्यूम रिड्यूसेस। और वॉल्यूम के रिड्यूस होने की वजह से क्या हो जाएगी? अब पार्टिकल को मूव करने में जगह क्या मिलेगी? कम मिलेगी। और अगर जगह कम मिलेगी तो ज़्यादा हाई चांसेस होंगे टक्कर मारने के, यानी कि पार्टिकल्स के टकराने के। तो व्हेन पिस्टन इज मूव्ड डाउन वॉल्यूम रिड्यूसेस, इससे क्या हो जाएगा? हाई चांसेस हो जाएंगे, हाई चांसेस ऑफ कोलिजन। इसका मतलब प्रेशर क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। तो यहां से आप एक बात और समझ सकते हो कि अगर आप वॉल्यूम को रिड्यूस करोगे तो इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड, इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। बेसिकली अगर हम लोग इनको शॉर्ट में बोलें तो प्रेशर जो है प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? वॉल्यूम के। अगर किसी जगह की, किसी कंटेनर की वॉल्यूम को आपने कम कर दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? उनके पास जगह कम हो जाएगी, और उस कम जगह की वजह से वो आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे से टक्कर मारेंगे मोर फ्रीक्वेंटली। सिंपल सी बात है ना, मोर फ्रीक्वेंटली अगर वो टक्कर मारेंगे तो वॉल्स में भी ज़्यादा टक्कर लगेगी, और उस चक्कर में क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाओगे तो मोर एनर्जी मिल जाएगी उनको, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो देयर आर हायर चांसेस ऑफ गेटिंग कोलाइडेड विद द वॉल्स एंड अमंग देमसेल्व्स, तो उस केस में भी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों की दोनों बातें आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है यहाँ पे? ये याद रखनी है कि इफ़ यू वांट कि दो गैसेस जल्दी से मिक्स कर जाएं आपस में, तो उसके लिए आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मिक्सिबिलिटी ऑफ टू गैसेस, मिक्सिबिलिटी ऑफ टू गैसेस, मिक्सिबिलिटी यानी कि मिक्स होने की जो कैपेबिलिटी है, मिक्सिबिलिटी ऑफ टू गैसेस, वो भी किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर के। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गैसेस क्या करेंगी? ज़्यादा जल्दी से मूव करेंगे और एक दूसरे के अंदर ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाएंगी, ठीक है। इतनी सी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहोगे। प्रेशर क्या होता है समझ में आ गया, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है समझ में आ गया, प्रेशर का और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है आपको ये भी यहाँ पर समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। इन्होंने डेंसिटी की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दे रखी है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया डेंसिटी के बारे में, तो हमको जरूरत नहीं है इसको लिखने की। इसमें क्वेश्चन लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, मतलब जो दे रखे हैं क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? ए में लिखा हुआ है सबसे पहले है एयर, दूसरा है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट के बाद है यहाँ पे एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, है ना, उस तीसरा है हनी, चौथा है इसके बाद वाटर, डी वाटर है, ई चॉक, एफ कॉटन एंड जी आयरन, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि ज़्यादा डेंस कौन सा है? जो ज़्यादा डेंस होगा वो क्या होगा? मोर डेंस मीन्स सॉलिड, है ना, मोर सॉलिड। जितना ज़्यादा सॉलिड होता चला जाएगा उतना ज़्यादा मोर डेंस होता चला जाएगा। तो साफ सी बात है यहाँ पे कि आयरन सबसे पहले आ जाएगा, सबसे ज़्यादा डेंस तो वही है यहाँ पे, आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड कौन सा वाला होना है वहाँ पे आप देखो जरा, आपको क्या करना है, आपको ना बस बेसिकली सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाना और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। और गैस में भी आपको पता चल जाएगा कि किसके पार्टिकल ज़्यादा क्या होते हैं, घुल मिल रखे होते, ज़्यादा डेंस होते हैं, ज़्यादा आप बोल सकते हो ना कि आपको पार्टिकल्स अलग से ही दिख जाए अगर गैस के अंदर भी, तो इसका मतलब वो गैस का ज़्यादा डेंस है, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा आयरन, आयरन के बाद आप देखो जरा चौक में और कॉटन में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सिंपल सी बात है भाई यहाँ पे तो चौक आ जाएगा,
चौक जो है ज़्यादा डेंस हो जाएगा। चौक के बाद ज़्यादा डेंस कौन हो जाएगा? अब इसके बाद डेंसिटी पे फोकस करना है आपको। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़्यादा वॉल्यूम घेरेगी, है ना, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला मैं एक बार याद दिला दूँ आपको फिर से। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर किसी बॉडी की, किसी चीज़ की, किसी क्वांटिटी की, कोई भी चीज़ जो दे रखे हैं यहाँ पे, उसकी वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो जाएगी तो डेंसिटी बाय डिफ़ॉल्ट कम हो जाएगी। और आप कॉटन के साथ आपने नोटिस किया होगा, कॉटन के साथ क्या होता है, कॉटन अगर आपको 5 किलो कॉटन चाहिए तो आपको बहुत बड़ा थैला रखना पड़ेगा, उसके अंदर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिस चक्कर में डेंसिटी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो कॉटन की डेंसिटी क्या होती है? काफ़ी कम होती है। किससे कम होती है? हनी से कम होती है। आप खुद देखो जरा, 5 किलो हनी जो है थोड़ी सी शीशी में आ सकता है, लेकिन कॉटन के साथ क्या सीन है, कॉटन जो है काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि हनी इज़ मोर डेंस देन कॉटन, है ना। हनी क्या होगा? मोर डेंस देन कॉटन हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा डेंस है कॉटन से कि कम डेंस है? तो आंसर इज वो भी ज़्यादा डेंस होगा कॉटन से। ठीक है, एग्जॉस्ट और एयर में से अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो आपको पता चल जाएगा साफ साफ कि एग्जॉस्ट जो है, धुआं, जो गंदगी है धुएं की, वो ज़्यादा उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा हमारे पास? डेफिनेटली ये हो जाएगा कि भाई इसकी डेंसिटी, किसकी? एग्जॉस्ट की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे इसको पॉज करिए वीडियो को और एक बार फिर से इसको अरेंज करने की कोशिश करिए, जैसे जैसे मैंने आपको भी बताया यहाँ पे। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया होगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको अब आंसर बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ठीक है, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं यहाँ पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, मोर डेंस कौन सा है? आयरन। आयरन के बाद कौन आएगा? चौक। चौक के बाद मैंने आपको बताया ना कि कॉटन तो अभी आ नहीं सकता। कौन आएगा फिर इसके बाद? हनी, क्योंकि वो ज़्यादा डेंस होता है। हनी के बाद कौन आ जाएगा? वाटर। वाटर के बाद कॉटन। कॉटन के बाद एग्जॉस्ट, और फिर सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा? एयर। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे इंक्रीजिंग डेंसिटी में लिखना है आपको, इंक्रीजिंग डेंसिटी में, तो इसी चीज़ को उल्टा कर देना है ना। तो इंक्रीजिंग डेंसिटी में आप बोल दोगे एयर, फिर एग्जॉस्ट, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे करके, यहाँ पे आ जाएगा कॉटन, वाटर, हनी, चौक एंड देन आयरन। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम रही नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, एयर, एग्जॉस्ट, कॉटन, वाटर, हनी, चौक एंड आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि टैब्यूलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि डिफरेंस जो है वो करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। तो इसको अब हम लोग यहाँ पे दोबारा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही बी पार्ट है, 3 नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 2 का ये ए पार्ट था और ये बी पार्ट है। बी पार्ट में लिखा है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी। एक्चुअली इन्होंने खुद ही जो है ना क्राइटेरिया दे दिया यहाँ पे, है ना, क्राइटेरिया दे रखा है यहाँ पे किस किस का? रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, और लिखा है उसके बाद फ्लूइडिटी। ठीक है, तो बता ही देते हैं फिर इसको हम लोग, फ्लूइडिटी। और उसके बाद है फिलिंग अ गैस कंटेनर, फिलिंग अ कंटेनर। उसके बाद लिखा है शेप, फिर काइनेटिक एनर्जी एंड लास्ट में है डेंसिटी। ये वाला है लास्ट क्राइटेरिया है डेंसिटी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ज़्यादा हो गया ये। फिलिंग अ कंटेनर वाला क्यों आ गया यहाँ पे? फिलिंग अ कंटेनर तो एक ही बात थी ना। तो ये हो गया 4, 4 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड ये 6 और ये 7। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी से इनके बारे में क्या करके हम लोग भर देते हैं यहाँ पे कि सॉलिड के साथ क्या है, लिक्विड के साथ क्या सीन है और गैसेस के साथ क्या है यहाँ पे सीन। ठीक है, चलो देखते हैं अब एक करके जल्दी से। तो सबसे पहले अगर हम लोग सॉलिड की बात करें यहाँ पे, तो सॉलिड के साथ क्या है? सॉलिड्स के साथ हम लोग, अगर मैं यहाँ पे देखो रैंकिंग कर देता हूँ, 1 का मतलब होता है हमेशा हाई, याद रखना। 1 का मतलब मैं हाई बोल दूंगा, 2 का मतलब मीडियम, ठीक है, और 3 का मतलब लो, ऐसे याद रखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, 1 का मतलब हाई, 2 का मतलब मीडियम, 3 का मतलब लो। इससे सीधा आपको समझ में आ जाएंगी बातें मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, और लास्ट वाला कौन सा हो गया? गैस। तो रिजिडिटी इसमें कितनी होगी? सबसे हाईएस्ट होती है इसमें, उससे क्या होती है?
कम, इसमें लोएस्ट होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी जो है ना इसके अंदर लोएस्ट हो जाएगी, इसके अंदर थोड़ी सी ठीक होती है, इसके अंदर फ्लूइडिटी यानी कि सबसे इजीली जो बह जाए तो इसके अंदर सबसे लोवेस्ट होती है, इसके अंदर ठीक ठाक होती है, गैस के अंदर सबसे हाईएस्ट होती है। फिलिंग अ कंटेनर, कौन कितना ज़्यादा रैपिडली कंटेनर को फिल कर देगा, तो सॉलिड सबसे लोवेस्ट तरीके से फिल करेगा, लिक्विड उससे बेटर है, और गैस सबसे जल्दी फिल कर देगा। शेप जो यानी कि ले लेता है किसकी, जो शेप ले ले मटेरियल, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड डाला तो सॉलिड क्या करेगा, शेप लेगा, तो आप बोलोगे नहीं लेगा, ठीक है। लिक्विड क्या कर देगा, लिक्विड शेप ले लेगा, तो आप बोल दोगे यस ये क्या कर देगा, ले लेगा हमारा जो लिक्विड है हमारे पास यहाँ पे। या फिर इसको हम एक काम करते हैं, ये क्राइटेरिया नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे दो चीज़ें मैच कर देंगे। देखो लिक्विड और गैस के साथ क्या सीन है कि सॉलिड भी शेप नहीं लेगा और गैस भी शेप नहीं लेगी, केवल लिक्विड लेगा, तो उस केस में हम रैंकिंग नहीं कर पाएंगे जस्टिफाई। तो इसलिए काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं शेप क्या होती है इसकी, फिक्स्ड होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, एज पर कंटेनर, और इसकी क्या होती है, नो शेप एट ऑल, कोई शेप होती ही नहीं इसकी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होती है, लोएस्ट, इसकी क्या होती है, मीडियम, और इसकी क्या होती है, हाईएस्ट, वही 3 to 1 यानी कि, ठीक है करेक्ट। और डेंसिटी इसकी हाईएस्ट होती है, लिक्विड की उससे ठीक होती है थोड़ी सी, यानी कि मीडियम होती है, और सबसे लोएस्ट डेंसिटी किसकी होती है, गैस की, बिकॉज उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टेबल जो मैंने जो नंबरिंग करी है इसके बेसिस पर आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, देखो फ्लूइड जो है ना दो चीज़ें होती हैं, आगे चल के हम लोग 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे देखेंगे। फ्लूइड का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो। तो कई लोग क्या करते हैं, इसको लिक्विड से ही कंसिडर करते हैं, पर ऐसा नहीं है, लिक्विड भी फ्लो कर सकता है और गैस भी फ्लो कर सकते हो। तो ये दोनों की दोनों चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। फ्लूइड दो तरह के होते हैं, एक आइडियल फ्लूइड होता है और एक रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो कंप्रेस वगैरह कुछ नहीं हो पाए, हम लोग इसके बारे में लेकिन अभी नहीं देखते, आगे चल के देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, लिखा हुआ है गिव रीजंस, कारण बताओ हर एक बात का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, ए पार्ट में लिखा हुआ है अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। अ गैस फिल्स कंप्लीटली द कंटेनर या वेसल इन विच इट इज केप्ट, इन विच इट इज केप्ट। तो इसका रीजन देना है, आप क्या बोल दोगे, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स मूव randomly in all direction and occupy large space, ठीक है। एंड यही रीजन हो गया यहाँ पे इसका ए पार्ट। बी पार्ट क्वेश्चन में है अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अ गैस, मैंने आपको रीजन बताया था अभी, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी कि कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर क्यों आता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स क्या करते हैं, कोलाइड विद वॉल्स एंड कॉजेस प्रेशर। सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर ये लाइन मत लिखो, ड्यू टू लिख दिया ऊपर तो काम खत्म हो गया यहाँ पे। तो आप क्या बोल दोगे, ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स कोलाइड विद वॉल, और वॉल से जो कंटेनर की जो वॉल है उनसे टकराने की वजह से ही प्रेशर जनरेट होता है यहाँ पे। सी पार्ट में लिखा वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। वुडन टेबल इज सॉलिड, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज, यस, बिकॉज ऑफ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ऑल्सो its particles are more closely packed, ठीक है। अगर पार्टिकल इसके बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, फिक्स्ड शेप है और वॉल्यूम है, तो डेफिनेटली सॉलिड की पहचान ही यही है, ठीक है। अगला, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। डी पॉइंट, ओके। तो इसका क्या आंसर है, डी पॉइंट, ठीक है। वी कैन easily move our hand, we can easily move our hand
in liquid, but for solid we need a कराटे एक्सपर्ट। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, यहाँ पर आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि भाई जो पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट क्लोजली पैक्ड as compared to, not closely packed as compared to solid. Due to this, less amount of energy, less amount of force is required to cut through, है ना? Less amount of force is required to cut through the liquid. But in solid, solid में क्या होता है? सॉलिड के अंदर बहुत हाई होती है फोर्स। तो आप बोल दोगे भाई कि बट इन सॉलिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई ड्यू टू विच एक्सटर्नल फोर्स शुड ऑल्सो बी वेरी हाई, एक्सटर्नल फोर्स शुड ऑल्सो बी वेरी हाई। एक्सटर्नल फोर्स कराटे एक्सपर्ट की ज़्यादा होगी, इसलिए वो तोड़ के क्या कर देगा, निकल जाएगा उसके अंदर से, ठीक है।